नमस्कार, टीएफआई में आपका स्वागत है और मैं हूं संभ्रांत मिश्रा। आज बात उन तस्वीरों की करेंगे जो आपने गुजरात के वडोदरा में देखी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत आए, वडोदरा पहुंचे और वहां उन्होंने टाटा के एक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि टाटा के किसी प्राइवेट कंपनी के उद्घाटन के लिए दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्यों पहुंचे? तो उसका जवाब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ बन रही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एयरबस और टाटा मिलकर एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जिसका नाम है C295 C295। अब इसकी खासियत क्या है इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा समझना ये ज़रूरी है कि पहली बार भारत की पूरे एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार किसी एयरक्राफ्ट का, कार्गो एयरक्राफ्ट का भारत में निर्माण हो रहा है। हालांकि ये जहाज़ टाटा नहीं बना रही है, जहाज़ एयरबस का है, लेकिन ये जो विमान है एयरबस का है, लेकिन इसकी असेंबली लाइन यानी टाटा इसको असेंबल कर रही है भारत में, और ये एक मेकिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट के तरीके से शुरू किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे जब जहाज़ एयरक्राफ्ट एयरबस का है, टेक्नोलॉजी एयरबस की है, तो फिर इसमें टाटा का क्या है और इसे भारत का आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ज़ीरो से शुरू करना होता है। जब आप पहला कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो आगे रेस में बढ़ेंगे कैसे और दौड़ना कैसे सीखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीधे जाके एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बनाकर रेडी कर लें और 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना लें। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये वो शुरुआत है जो एयरबस के साथ में टाटा ने की है। अब बात करते हैं कि C295 इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक टर्बोप्रॉप इसमें 2 इंजन लगे हैं प्रैट एंड विटनी के। एयरबस बेसिकली ऐसी कंपनी है जो 3 देशों से ऑपरेट करती है। इसका स्वामित्व जो है जर्मनी, फ्रांस और स्पेन तीनों के पास में है। स्पेन उसमें से जो डिफेंस यानी मिलिट्री पर्पस के लिए एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो स्पेन से बनते हैं, इसलिए भारत ने स्पेन से डील की थी 2021 में। ऐसे 56 जहाज़ भारत को मिलने थे और इन 56 जहाज़ों में से 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो बने बनाए वहाँ से ऑन द शेल्फ वहाँ से भारत में आएंगे, और इसके बाद 40 जो हैं वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं टाटा की फैसिलिटीज़ में, और उनकी मेटल कटिंग का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। कुछ काम हैदराबाद में होगा जहाँ पे टाटा की एक दूसरी असेंबली लाइन है, और उसके बाद इनको वडोदरा में फाइनल एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाया जाएगा, और 2026 से जो ये वाले एयरक्राफ्ट है भारत में जो बन रहे हैं वो एयरफोर्स को मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों थी और इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो उसकी बात यह है कि किसी भी एयरफोर्स के लिए, किसी भी मिलिट्री के लिए कार्गो एयरक्राफ्ट्स का अपना एक महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के दम पे कोई जंग जीत जाएंगे, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा बड़ी कीमत, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अहमियत हो जाती है लॉजिस्टिक्स की। और लॉजिस्टिक्स के लिए यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान, करीब 9.5 टन सामान इसमें से ढोया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट के जरिए। इसके पहले भारत एवरो के जो एयरक्राफ्ट थे वो यूज़ करता था, और AN-32 जो कि सोवियत रूस के दौर के हैं, यूक्रेन में बनते हैं, वो एयरक्राफ्ट भारत यूज़ करता था। लेकिन ये दोनों करीब 5 और 6 दशक पुराने विमान हैं, इसलिए इनको बदलने की भी ज़रूरत आ गई थी, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी थी वो तो घट रही ही है, इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी इंडक्ट करना ज़रूरी था। तो अब इन जहाज़ों में क्या खासियत है? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक जहाज़ में 71 जो फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स हैं उनको आप पैरा ड्रॉप करा सकते हैं या कहीं पर मूव करा सकते हैं, और बहुत जल्दी मूव करा सकते हैं। और इसके अलावा 9.5 टन जो मैंने बताया कि सामान भी इसके ज़रिए ढोया जा सकता है, और इसे भारत के किसी भी कोने में आप ले जा सकते हैं। करीब 5000 किलोमीटर की रेंज है, 11 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि किसी भी टेरेन पे, किसी भी मौसम में और किसी भी वक्त पे इसे उतारा जा सकता है। ये आसानी से लैंडिंग कर सकता है और आसानी से टेक ऑफ कर सकता है, बहुत शार्ट रनवे के साथ में। इसका फ़ायदा कैसे होता है? जो बॉर्डर के रिमोट एरियाज़ हैं, सपोज़ करिए लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल जैसी जो जगहें हैं जहाँ पर जो एयर स्ट्रिप्स हैं उतनी अच्छी नहीं है, लैंडिंग ग्राउंड जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है भारत के वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर ऐसे विमान जो हैं आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं, और इनके ज़रिए सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और इसकी अहमियत
कैसे आप समझ सकते हैं? बीते दिनों ही जो है अगर आप देखें तो 1947 में भारत में कश्मीर का अधिग्रहण हुआ था और कबायलियों के अटैक के बाद में जब ये लग रहा था कि भारत या कश्मीर की जो रियासत है कभी भी पाकिस्तान के कब्ज़े में चली जाएगी, तब जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी इंडियन आर्मी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, श्रीनगर तक, क्योंकि जम्मू का तो पूरा रास्ता बर्फ़ की वजह से बंद था, तो डकोटा एयरक्राफ्ट थे और दूसरे विमान थे जिनके जरिए सेना को मूव कराया गया था। तो ये होती है जो लिफ्ट एयरक्राफ्ट से इनकी अहमियत, क्योंकि अगर सेना पहुंचेगी नहीं टाइम पे फ्रंट पे तो वॉर कैसे लड़ा जाएगा। एक सवाल ये भी उठता है कि जब भारत के पास ग्लोब मास्टर और CJ-130 सुपर हरकुलिस जिसे कहते हैं वैसे एयरक्राफ्ट हैं, तो फिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल ग्लोब मास्टर भारत में सिर्फ 11 हैं, 12 आए थे, एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इतने ही CJ-130 यानी कि सुपर हरकुलिस हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और टॉप क्लास के एयरक्राफ्ट हैं, इनसे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सामान लाया ले जाया जा सकता है, लेकिन ये हर जगह के लिए मुफीद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जाना और उसके लिए भी आप कोई SUV लेके जाएँ। तो हर चीज़ के इस्तेमाल के लिए जहाँ सुई का इस्तेमाल करना है वहाँ सुई, जहाँ तलवार का इस्तेमाल करना है वहाँ तलवार। इसलिए आपको हर कैटेगरी में अपने इक्विपमेंट्स बना के रखने होते हैं, और C-295 भी उसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और 56 नंबर काफ़ी डिसेंट है, जिसके जरिए भारतीय सेना को कभी भी कहीं पर पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी और है कि ये जल्दी से टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग में तो माहिर है ही। इसके अलावा इसमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग भी है, यानी कि अगर इसमें आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो ईसा रडार है उसे लगाते हैं तो ये वो काम भी कर पाएगा, और भारत में उसकी भी शॉर्टेज है। इसके अलावा ये सबमरीन वॉरफेयर में भी माहिर है, इससे आप नेवल गश्त भी करा सकते हैं, बॉर्डर पेट्रोलिंग भी करा सकते हैं और पैराट्रूपिंग भी करा सकते हैं, यानी ये कई तरह के काम कर सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर इससे रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है, यानी इसे एक टैंकर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें उनको मिड एयर में रिफ्यूल भी कर सकते हैं, और इसलिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि भारत में पहली बार किसी एयरक्राफ्ट का निर्माण हो रहा है, भले ही वो किसी दूसरी कंपनी के सहयोग से हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक शुरुआत ज़रूर है। अब इस जहाज़ के लिए मेटल कटिंग का काम वैसे ही शुरू हो गया है। इसका एक हिस्सा हैदराबाद में बनेगा और बाद में गुजरात में, यहाँ पे वडोदरा में लाके इसमें इंजन और बाकी चीज़ों को फैब्रिकेट किया जाएगा। नमस्कार।